हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। हमारी आज की जो क्लास है वो रहेगी आपके फ्रांस की क्रांति। आप सभी को पता है कि हम जो हमारा जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, एक तो आपका होगा 13 जुलाई को। 13 जुलाई को। और अगला जो आपका होगा 176 पोस्ट के लिए, वो आपका सितंबर में है एग्जाम में। लेकिन हमें अब इस सिलेबस को 13 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए हमें जो अलग से टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इनको पहले कंप्लीट करना है। तो हम जब सुबह क्लास लेते हैं तो इसमें हमें टेस्ट कर रहे हैं सुबह की क्लास में। और सुबह की जो आपकी क्लास होती है वो आपकी टेस्ट है। कोशिश कर रही हूँ कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं हर दिन बढ़ाऊं, ताकि आपकी प्रैक्टिस है काफी अच्छे से होती रहे। आज सुबह हमारा जो टेस्ट था वो दूसरा था, और मैंने बोला था कि आज आपको है हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है वो आगे की शाम को प्रोवाइड करवाई जाएगी। कल हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास की थी उसमें एक टॉपिक हमारा किया था पुनर्जागरण। और आज जो दूसरी क्लास है हमारी, तो उसमें हम कराएंगे फ्रांस की क्रांति। और ऐसे ही हमें आगे भी करेंगे अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, इटली जर्मनी का एकीकरण। यानी हमारे महिला सुपरवाइजर एग्जाम में जो सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे अलग से क्लास लेकर। और सुबह तो सीईटी और महिला सुपरवाइजर दोनों के लिए कंबाइन हमने टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। बात करें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट की है, ये आपके जो वन लाइनर नोट्स है, वन लाइनर नोट्स होंगे, उन नोट्स के हिसाब से मैं आपको ये करवाऊंगी। और इस वन लाइनर के आपको पूरा मैं समझाऊंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगली क्लास में आपकी जो क्वेरी होगी वो 100% है आपकी सॉल्व की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कल वाली जो पुनर्जागरण वाली फर्स्ट क्लास है वर्ल्ड हिस्ट्री की नहीं देखी है तो आप देख लेना, क्योंकि काफी अच्छे से आपको करवाया गया है। और वन लाइनर जो आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस का राजा लुई 16वें था। 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। एक चीज याद रखना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय है राजा कौन था, लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, वो गद्दी पर बैठा था 1774 में। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 को हुई थी। और ये गद्दी पर बैठा था 1774 में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में खूनी क्रांति हुई। लुई 16वें को फांसी दे दी गई और राजतंत्र का अंत हुआ व लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये चीजें मैंने वन लाइनर में करवाई है, आप चाहो तो मैं आपको समझा भी दूंगी। लेकिन वन लाइनर में इसलिए प्रोवाइड करवाई है ताकि मैं आपको समझा भी दूंगी और साथ में आप नोट्स के रूप में पढ़ोगे, तो ये वन लाइनर ओनली वही पॉइंट दी है जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को हुई थी। क्रांति का आदर्श वाक्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व यानी भाईचारा। बंधुत्व यानी भाईचारा। तो अगर आपके आ जाए एग्जाम में कि जो आदर्श वाक्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, वो किसकी देन है? तो वो फ्रांस की क्रांति की देन है। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई। और 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। एक बार थोड़ा सा मैं आपको फ्रांस की क्रांति है वो समझा देती हूँ, फिर आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। और एक बार आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि हमने तो ये सारा पढ़ ही लिया है, सारा अच्छे से याद ही हो गया। जैसे हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की। फ्रांस की क्रांति, सबसे पहले में क्या याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1789 में हुई थी। इस टाइम फ्रांस का जो शासक था, राजा था, वो कौन था? तो शासक था आपका लुई 16वां। लुई 16वां था। ठीक है। उसके बाद में देखना है कि इस क्रांति में एक नारा दिया गया था। वो नारा क्या था? समानता,
समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व बोल दे या फिर भाईचारा बोल दे, या भाईचारा बोल दे। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि इस क्रांति को एक और नाम से भी बोला जाता है, और वो इसका नाम क्या है, वो है बुर्जुआ की क्रांति। बुर्जुआ की क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो क्रांति थी ये मध्यम वर्ग के द्वारा क्रांति लाई गई थी, मध्य में वर्ग के द्वारा ये क्रांति लाई गई थी, इसलिए इसको बुर्जुआ की क्रांति कहा जाता है। मध्यम वर्ग के द्वारा कैसे लाई गई थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो जो आपके फ्रांस के लोग थे, इस फ्रांस के लोगों में तीन तीन प्रकार के जनता थी। तीन प्रकार की जनता क्या कि इसमें तीन प्रकार के वर्ग है वो बना रखे थे। तीन प्रकार के वर्ग बना रखे थे, और तीन प्रकार के कौन कौन से थे? एक तो था उच्च वर्ग, एक था उच्च वर्ग, ठीक है, एक था सामंत वर्ग, एक था सामंत वर्ग, और एक था आपका निम्न वर्ग बोल दे, या फिर मध्यम वर्ग बोल दे, मध्यम वर्ग बोल दे, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी, तो सुविधा विहीन वर्ग, सुविधा विहीन वर्ग बोल दे। ठीक है। जो ये ऊपर वाले उच्च वर्ग और सामंत वर्ग थे, इन दोनों को है वो राजा के द्वारा है सारे, इनको मौलिक अधिकार दिए जाते थे, यानी इनको सारी सुविधाएं है वो राजा के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। और जो ये एक निम्न वर्ग था, मध्य वर्ग था या सुविधा विहीन वर्ग था, उसको ये है सुविधा नहीं दी जाती थी, तो राजा का जो शासन था उसका विरोध था ही था, साथ में जो उच्च वर्ग और सामंत वर्ग के लोग थे ये भी इनका शोषण करते थे, इसलिए इन मध्य वर्ग के लोगों ने ये क्रांति लाई थी। तो मध्य वर्ग के लोग थे, इनकी जो क्रांति थी वो सामंत वर्ग और उच्च वर्ग के खिलाफ भी थी, इन दोनों के विरुद्ध भी थी, इसलिए इसको बुर्जुआ की क्रांति भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। शासक कौन था? लुई 16वां था। समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारा है वो इसका आदर्श वाक्य है, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रांस की क्रांति का नारा था। ठीक है। और बुर्जुआ की क्रांति भी इसको कहा जाता है। थोड़ा आगे मैं आपको और समझाऊं, तो इसमें हमें और क्या याद रखना है कि जब ये फ्रांस था तो उस टाइम में फ्रांस के दो भाग थे, यानी फ्रांस में दो प्रांत थे। और दो प्रांत कौन कौन से थे? एक तो आपका था केंद्रीय, केंद्रीय सभा प्रांत पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना, इस चीज को ध्यान में रखना, ये कौन सा था? केंद्रीय सभा प्रांत था। और दूसरा जो प्रांत था वो था प्रतिनिधि, प्रतिनिधि प्रांत, प्रतिनिधि प्रांत था। ठीक है। और इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है कि उस टाइम में आपके जो शासन था, इसमें फ्रांस में शासन था, फ्रांस में शासन, शासन था वो था राजतंत्र था उसमें। उस टाइम क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र था यानी यहाँ पर देवीय शासन था। यहाँ पर क्या था? देवीय शासन बोलते हैं, या देवीय सिद्धांत था। देवीय सिद्धांत यानी कि राजा खुद को क्या मानता था? उस जगह का देवता समझता था, अपने को खुद को भगवान समझता था, तो वो देवीय शासन हो गया। ठीक है। यानी ये क्या था? निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस के शासन के टाइम जो फ्रांस के शासक थे, फ्रांस के शासक थे या फिर जो राजा थे वो कौन से वंश के थे? तो आप याद रखना वो आपके बुरबुन, बुरवन, बुरवन वंश के राजा थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बुरबन वंश के राजा, जैसे ये जो लुई 14वां है, लुई 16वां, लुई 15वां था, ये कौन से थे? बुरबन वंश के राजा थे। तो आपसे वंश भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तो एक चीज और आगे मैं बताऊं कि जो ये फ्रांस के शासक थे, फ्रांस के शासक, इनके द्वारा दो संस्थाएं बनाई गई थी, शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा दो संस्थाएं कौन सी थी? एक तो इन्होंने बनाई थी पार्लमा, पार्लमा। ये पार्लमा क्या थी? ये एक न्यायिक संस्था थी, न्यायिक संस्था थी। ठीक है। न्यायिक संस्था। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या, सदस्य कितने होते थे? 13 होते थे। इसका गठन है, इसकी गठन या स्थापना मान ले किस कौन करता था? राजा के द्वारा चुने जाते थे, राजा के द्वारा।
राजा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये किस लिए की जाती थी? ये जनता की आवाज, या मान ले कि उनके कोई भी समस्या होती थी, वो कौन सोल्व करती थी या कौन सुनती थी? जनता की आवाज सुनने के लिए सुनने के लिए कौन थी? पार्लियामेंट थी। इसका गठन कौन करता था? एक न्यायिक संस्था थी। कौन करता करता था? राजा ही करता था। जैसे मान लीजिए राजा ने कोई नियम बना दिया, ठीक है, तो उस नियम बनाया, वो लागू कर दिया, तो जनता को उससे समस्या हुई, उन्होंने जब आवाज उठाई, पार्लियामेंट के पास आए, तो ये इसकी क्या करती थी? निगरानी करती थी या उसको देख रेख करती थी। फिर उसके बारे में ये जो अपना बताती थी कि ये किस चीज के हिसाब से ये बनाया हुआ है, या फिर ये अपना निर्णय देती थी। लेकिन जो पार्लियामेंट थी ये राजा के द्वारा बनाई गई थी, तो ये राजा के पक्ष में ही अपना निर्णय देती थी। राजा के पक्ष में पक्ष में निर्णय देती थी, यानी ये तो नाम की जनता के लिए बनाई गई थी। तो ये भी आप याद रखना। एक इसमें पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली पार्लियामेंट है वो कहाँ की थी? पार्लियामेंट, तो ये आप याद रखना, पेरिस की थी। कहाँ की थी? पेरिस की। पेरिस की जो पार्लियामेंट थी वो सबसे शक्तिशाली थी। ठीक है, याद रखना। दो संस्थाएं बनाई थी, दूसरी इन्होंने, और कौन सी संस्था थी? एक इसकी संस्था आ जाती है जर्नल स्टेट। दूसरी कौन सी है? जर्नल स्टेट। जर्नल स्टेट्स। ठीक है, इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता था। प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। इसके जो प्रतिनिधि सभा हो गए या जनरल स्टेट हो गए, इसके जो सदस्य है, जो पार्लियामेंट थी उसके सदस्यों को कौन चुनता था? उनको तो राजा के द्वारा वो बनाई जाती थी, राजा उन सदस्यों को चुनता था। लेकिन इनके जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। जनता के द्वारा चुने जाते थे। चुने जाते थे। और इसका गठन किसने किया था? इसका जो गठन है वो फ्रांस के राजा ने किया था। फ्रांस के राजा ने इसका गठन किया था। फ्रांस के राजा ने। वही बात है कि ये भी जरूर जनता चुनती थी, लेकिन किसके पक्ष में? राजा के पक्ष में ही ये सब कुछ निर्णय सुनाती थी, या फिर इसी के पक्ष में ये रहती थी। अब जब बात आ गई, ये कारण थे इसमें कि हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले देखना है कि जो क्रांति है उसके कारण क्या है, क्यों हुई थी। ठीक है, और फिर उसके परिणाम में क्या रहे। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? ये चीज पहले तो स्थिति जान ली हमने फ्रांस की, कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें क्या था? 1789 को हुई। शासक लुई 16वां था। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे का जो नारा है वो फ्रांस की क्रांति की देन है। बुर्जुआ की क्रांति भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मध्यम वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग या सामंत वर्ग के विरुद्ध है वो की गई थी। उसके बाद में हमने देखा कि फ्रांस से उस टाइम दो प्रांत थे, प्रतिनिधि प्रांत और केंद्रीय सभा प्रांत था। ठीक है, और यहाँ पर है वो जो शासन था वो कौन था? राजतंत्र शासन था इसमें, यानी निरंकुश शासन था। यहाँ के जो राजा है वो बुरबन वंश के राजा थे। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद में दो संस्थाएं दिखी, एक तो पार्लियामेंट और एक जनरल स्टेट। दोनों का गठन है वो फ्रांस के राजा के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पार्लियामेंट थी इसके सदस्यों को कौन चुनता था? राजा चुनता था। लेकिन जो जनरल स्टेट्स है इसको कौन चुनते थे? इसके सदस्य है वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई इसके कारण क्या थे। क्रांति के कारण हम इसमें देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये कारण है उनकी। अगर हम बात करें कारणों की, तो चलिए मैं ये और आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इसमें कारण आता है वो आता है इसका कि इसकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था है वो इसका कारण थी। व्यवस्था, वो मैंने सबसे पहले ही आपको ये कारण एक बता दिया था जब बुर्जुआ की क्रांति इसको बताया था। कारण क्या था कि इसमें है वो तीन वर्गों में इसको बांट रखा था। कौन कौन से? उच्च वर्ग। और इस वर्ग में आते थे आपके पादरी लोग। पादरी, ठीक है। और पादरियों में भी जो ये उच्च वर्ग है इसके भी दो थे। उच्च वर्ग के पादरी उच्च वर्ग के पादरी और निम्न वर्ग के पादरी। निम्न
वर्ग के पादरी, ठीक है। दूसरा था जो आपका सामंत वर्ग था, दूसरा सामंत वर्ग था, यानी राजा के जो सामंत थे वो इस वर्ग में आते थे। और तीसरा था निम्न वर्ग, निम्न वर्ग, या फिर इसको बोल दे मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है। तो इन मध्यम वर्ग के द्वारा, इन मध्यम वर्ग के ऊपर जब उच्च वर्ग के और सामंत वर्ग के जो लोग थे, और इनकी अगर देखें ना जनसंख्या, इनकी सिर्फ 1% ही थी इनकी आबादी, ठीक है। और इनकी आबादी कितनी थी? 99% थी, 99% थी। लेकिन इन्होंने कब विद्रोह किया, इन्होंने कब ये विरुद्ध हुए? जब उच्च वर्ग और सामंत वर्ग के जो लोग थे इनका शोषण करने लग गए थे। जो उच्च वर्ग के जो पादरी लोग थे, ये काफी इनके पास है, काफी क्या थी, इनके पास पैसे थे, काफी इनके पास पावर थी, तो ये है वो इनका क्या करते थे? शोषण करते थे, ठीक है। इस वजह से इन्होंने इनके विरुद्ध है वो क्रांति को अपनाया। दूसरा जो कारण था, एक तो ये कारण हो गया, दूसरा कारण ये था, इसमें जो फ्रांस की एक तो सामाजिक व्यवस्था हो गई, एक है आर्थिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था मान ले या फिर आर्थिक स्थिति मान ले, आर्थिक स्थिति मान ले। आर्थिक स्थिति क्या हो गई कि जब मैंने आपको बताया ना कि एक राजा था, राजा लुई 14वां, लुई 14वां, ठीक है। इन्होंने वर्साई के महल बनवाए थे। वर्साई के महलों का निर्माण अगर पूछ ले किसने करवाया था, तो वर्साई के महलों का निर्माण है वो लुई 14वां ने करवाया था, लुई 14वां ने करवाया था। लेकिन जो वर्साई के महल थे इन पर फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च है, फिजूल खर्च है वो किसने करवाया था? जो लुई 16वां था, लुई 16वां था, उसने इस पर फिजूल खर्च करवाया। तो जो राज्य का सारा धन संपत्ति थी, तो वो सारी की सारी है वो इन्होंने फिजूल खर्ची में उड़ा दी। और फिर है इन्होंने जो ये मध्यम वर्ग था, इनसे है वो कर है वो बहुत ज्यादा, यानी करों की संख्या है, करों की संख्या है वो बढ़ा दी, इन पर करों की संख्या है वो बढ़ा दी। इस वजह से जो ये निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था, इन्होंने इनकी जो अवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, तो उन पर है इनको ये क्या करना पड़ा, ये विरुद्ध में हो गए, इनका शोषण ज्यादा हुआ करों के कारण, कर इन पर बढ़ा दिए गए, तो इन्होंने क्या की? क्रांति की थी, ठीक है। और जो ये निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग में, निम्न वर्ग में, निम्न वर्ग में जो 70 से 80% है, 70 से 80% कौन थे? किसान थे। कौन थे? किसान थे। तो एक जो तीसरा कारण है वो क्या था? किसानों की स्थिति, किसानों की जो फ्रांस की क्रांति का जो तीसरा कारण था, किसानों की स्थिति, किसानों की स्थिति, क्योंकि किसानों की स्थिति क्या थी कि यहाँ पर अकाल हुआ, अकाल हुआ, वर्षा है वो कम हुई, वर्षा है कम हुई, तो यहाँ पे अनाज है वो पैदा नहीं हुआ। तो जब अनाज पैदा नहीं हुआ तो किसान है वो खाएंगे क्या, उनके परिवार क्या खाएंगे? तो इनके परिवार जब राजा के पास है सहायता मांगने के लिए गए, राजा के पास सहायता, सहायता मांगने के लिए गए, तो इन्होंने है वो सहायता करने से मना कर दिया, या फिर इनकी बात नहीं सुनी, तो किसानों का भी गुस्सा फूटा और वो इनके विरुद्ध हो गए, इन्होंने भी क्या की? क्रांति की, ठीक है। अगर अगले बात करें इसमें, चौथा कारण देखते हैं। एक हमने देख लिया सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देख लिया, ठीक है। और हमने क्या देख लिया? किसानों की स्थिति देख ली। एक कारण था, एक था यहाँ पे चर्च, और उस गेलिकन चर्च, उसका क्या नाम था? गेलिकन चर्च। अगर इस चर्च की हम बात करें, तो ये जो चर्च था ये उच्च पादरियों का था। मैंने बताया था ना कि उच्च जो आपका वर्ग था उसमें भी दो थे, जो कुलीन वर्ग था उसमें जो पादरी थे उच्च वर्ग के पादरी, उच्च पादरी थे, ठीक है। इनके पास संपत्ति ज्यादा थी, तो उच्च पादरियों के कहने पर ही चलता था राजा, ठीक है। जो उच्च पादरी कहते थे, क्योंकि इनके पास संपत्ति ज्यादा होने के बाद इनके अधिकार ज्यादा हो गए, और इन्हीं की वजह से है वो राजा चलता था, और राजा है वो इन्हीं का कहना है वो मानता था, यानी ये जो कहते थे वही फ्रांस का राजा करता था, ठीक है। और जो जो उच्च पादरी जहाँ बैठते थे, जो इनका शासन करने की जगह थी, वो थी गेलिकन चर्च। और ये चर्च भी है, इस चर्च की वजह से भी क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट कारण रहा है वो क्या रहा है? पांचवा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि वैचारिक क्रांति हुई थी फ्रांस में, वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति की अगर बात करें तो वैचारिक क्रांति किसने की थी? जो जो फ्रांस के दार्शनिक थे, फ्रांस के
दार्शनिक लोग थे। वो मैंने जो वन लाइनर आपको नोट्स है वो दिए हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी, उनमें भी मैंने आपको इनके बारे में काफी बताऊंगी कि फ्रांस के जो दार्शनिक थे, इनके विचारों की वजह से भी क्या हुई थी, क्योंकि इनके विचारों को सुनते थे वहां के लोग, और उन्होंने ये वैचारिक क्रांति है वहां पर फैलाई थी, जिस वजह से भी फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये जो पांचवा जो इसका पॉइंट है, कारण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे काफी बार क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है कि जो फ्रांस के दार्शनिक थे उनको एक नाम दिया गया था, और वो नाम क्या था? फिलाजाइस। फिलाजाइस। तो अगर आपसे पूछ ले कि फ्रांस के जो दार्शनिक थे उनको क्या बोला जाता था, तो इनको बोला जाता था फिलाजाइस। तो ये आप ध्यान रखना। जो ये वैचारिक क्रांति जो फ्रांस के दार्शनिकों ने फैलाई थी, तो इनमें 3 से 4 आपके दार्शनिक है जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो आता है वाल्तेयर। 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 ठीक है। और फिर एक आता है, आपके वाल्तेयर के बाद में एक आता है रूसो। रूसो। इनके कई स्टेटमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक आते हैं इसमें आपके मोंटेस्क्यू। एक आते हैं मोंटेस्क्यू। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन रहते हैं, तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम मोंटेस्क्यू की बात करें, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कानून। कानून की आत्मा। इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो पूछ ले आपसे कि कानून की आत्मा पुस्तक है किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मोंटेस्क्यू ने। रूसो की अगर बात करें, तो रूसो था, तो इसको नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो का जन्म नहीं होता, इसके बारे में कहा था, नेपोलियन ने कहा था कि अगर रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की जो क्रांति है उसका होना असंभव था। उसका होना क्या था? असंभव था। ये बात किसने कही थी? ये नेपोलियन ने बोली थी। तो आप ध्यान रखना इस चीज को, कि अगर आपसे पूछ ले कि नेपोलियन ने ये किस दार्शनिक के लिए कहा था कि रूसो ना होता या रूसो का जन्म ना होता तो फ्रांस की जो क्रांति है वो होना असंभव थी, ये किसके लिए बोला गया है? रूसो दार्शनिक के लिए बोला गया है। अब बात करते हैं वाल्तेर की। वाल्तेर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अगली स्लाइड में आपको अच्छे से समझाती हूँ। कौन है वाल्तेर? वाल्तेयर। वाल्तेयर के बारे में 3 4 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो ये है कि ये प्रजातांत्रिक जो प्रजा ये राजतंत्र के खिलाफ था। यानी ये प्रजातंत्र को मानता था, या फिर मान ले कि प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थन करता था। पद्धति का समर्थन करता था। ठीक है। यानी ये जो राजतंत्र चल रहा था फ्रांस में उसके बिल्कुल विरोध में था। दूसरा ये कि ये चर्च विरोधी था। चर्च विरोधी था। विरोधी था। ठीक है। तीसरा ये इसके दो कथन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो कथन ये है कि जो चर्च के पादरी लोग थे, चर्च के पादरी पादरी लोग थे, इनके बारे में इन्होंने बोला था कि इन बदनाम चीजों को बदनाम चीजों को चीजों को बंद कर दो। बंद कर दो। यानी जो पादरी लोग थे जो चर्च के अंदर अपनी मनमानी करते थे, जो सामंत वर्ग थे, जो अपनी संपत्ति का अधिकार ज्यादा दिखाते थे, जो पादरी थे, उनके लिए इन्होंने बोला था, चर्च के लिए बोला था इन्होंने कि इन बदनाम चीजों को बंद कर दो। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, इन्होंने कहा था कि 100 चूहों के बजाय 100 चूहों के बजाय एक सिंह का, यानी शेर का, एक सिंह का शासन शासन है अच्छा होता है। शासन है वो अच्छा होता है, या फिर मान ले उत्तम होता है, बढ़िया होता है। ठीक है। सोचुओं के बजाय एक सिंह का शासन है वो अच्छा होता है। तो आपसे ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। दोनों को याद रखना है कि किसके थे? वाल्तेर के थे। तो ये मैंने आपको अच्छे से है वो एक बार मोटा मोटी है फ्रांस की क्रांति समझा दी है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो हमने पढ़ा है
वो कितना हमें समझ में आया है। और अगर हम देखें इसकी वन लाइनर क्वेश्चन मैं जो आपके लिए लेके आती हूँ वो आपके पूरे जो टॉपिक है उसको कवर कर रही है कि नहीं। देखिए, फ्रांस का राजा लुई 16 था, 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो सही बात है कि हमने पढ़ा है कि लुई 16 था वो क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में खूनी क्रांति हुई। लुई 16 है उनको फांसी दे दी गई और राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्रांति का आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नागरिकों को जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई। मैंने जो सारी की सारी ये डेट है काफी अच्छे से आपको वन लाइनर इसमें लिख के दिए, नोट्स में लिख के दिए, ताकि आप बार बार आप इनका रिवीजन कर सको। 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों की घोषणा कब हुई, गणतंत्र की स्थापना कब हुई और राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है और फ्रांस की क्रांति कब हुई। यानी आपको ये तीन डेट है काफी अच्छे से है वो याद रखनी है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, मौलिक अधिकारों की घोषणा और गणतंत्र की स्थापना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमने स्लाइड है हमारी वो है कि फ्रांस की क्रांति पर मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर व रूसो का प्रभाव था। तीन ही मैंने आपको बताया कि जो तीन दार्शनिक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो था वाल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। ऐसे एक दो और भी थे, कोई दिदेरो करके ऐसे कुछ थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। ज्यादा मिलता है मोंटेस्क्यू के बारे में, वाल्टेयर के बारे में और रूसो के बारे में। मोंटेस्क्यू राजा के देवी सिद्धांत का आलोचक था। देवी सिद्धांत कौन सा होता है? यानी राजा खुद को देवता मानता था, देवता मानता था, तो वो क्या था? देवी सिद्धांत था। और गणतंत्र या लोकतंत्र का समर्थक था। इसकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसकी एक पुस्तक मैंने आपको कौन सी लिखाई है? कानून की आत्मा, वो भी यहाँ पे ध्यान रखना, कानून की आत्मा। और एक कौन सी हो गई? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। दोनों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखें, मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी जो ये बुक है वो भी आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी बुक है वो लिखी थी। रूसो के बारे में मैंने क्या लिखा था कि नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन, नेपोलियन ने कहा था किसके बारे में? रूसो के बारे में। क्या बोला था कि अगर रूसो का जन्म न होता, रूसो का जन्म न होता होता तो फ्रांस की क्रांति असंभव थी। फ्रांस की क्रांति का होना, का होना असंभव था, असंभव था। तो इस स्टेटमेंट को भी आप नोट डाउन कर लेना, काफी बारे पूछा जाता है। अगला क्या था कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक होगी, लुई 14 ने कहा था मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मैंने कहा कि जो लुई 14 था, पहले लुई 14 आया, फिर 15 आया, फिर 16 आया था। ठीक है, लुई 14 ने है, इन्होंने वर्साई के महल बनवाए थे, वर्साई के महलों को बनवाया था। तो ये भी आप पे याद रखना। और वर्साई के महलों पर फिजूल खर्ची या धन को उड़ाया किसने था? लुई 16 ने उड़ाया था। तो ये आप पे ध्यान रखना। इन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूं और मैं ही, मेरे शब्द ही कानून है। आगे बढ़े, अगला है 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर नेपोलियन प्रथम बार काउंसलर बना। नेपोलियन आ गया। फिर नेपोलियन आधुनिक फ्रांस का निर्माता, कि आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन था? नेपोलियन। लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर आपसे पूछ ले कि लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाना जाता था, तो नेपोलियन। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, वो प्रथम बार काउंसलर बना था 1799 में, और फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेपोलियन की पराजय है वो कब हुई थी? वो हुई थी वाटरलू के युद्ध में। ये कब हुआ था? 1815 में। 1821 में सेंट हेलेना द्वीप में
निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर आपसे पूछ ले कि नेपोलियन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। कब हुई? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानून का संहिताकरण किया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले नेपोलियन कोड किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन जो कानून का संहिताकरण किया था उसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। दांते व रोबेस्पियर ने फ्रांस की क्रांति को रक्त रंजित बना दिया। तो अब आपको अच्छे से मैंने समझाई। पहले मैंने आपको पूरा जो फ्रांस की क्रांति है इसको समझा दिया कि उस टाइम कौन शासक था, किस वंश के शासक थे, किस प्रकार इसके कारण रहे, क्या इसके परिणाम रहे, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और जो वन लाइनर जो आपके ये नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाई है, इसका यही है कि पहले आप इस क्लास के साथ इनको अच्छे से समझ लो, बाद में आप इनका रिवीजन कर लो। और इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से बाद में भी आप इनका रिवीजन कर सकते हो। तो आप बताना कि ये आपको फ्रांस की जो कंप्लीट क्रांति मैंने आपको करवाई है, आप देख लेना किसी भी एग्जाम में इसमें से ज्यादा है, वो इससे अलग है, वो कहीं नहीं पूछा जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आएगा तो इतने से नोट्स में आ जाएगा। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, हमारे सुबह जो टेस्ट होगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।